1987 में मैंने 4 साल की ड्रामा की पढ़ाई ख़त्म की थी 84-87 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। और वहाँ से निकलते ही उन दिनों टेलीविज़न आ चुका था, तो जितना नाटक का जो माहौल था वो सब समाप्त हो गया था। कुछ बचा ही नहीं था नाटक के नाम पे। सब लोग जो महारथी एक्टर्स थे सब लोग उठ के चले गए थे, रेपर्टरीज खाली पड़ गई थी। और कुमार शानी जो बहुत माने जाने डायरेक्टर हैं, हालांकि मैंने उनका नाम कभी सुना नहीं था। मैं हॉस्टल में वॉश बेसिन पे अपना सुबह सुबह मुंह धो रही थी और एक लड़की आई जो फिल्म इंस्टीट्यूट FTI पुणे से थी, और उसने मुझे देखा और उसने कहा मैं तुम्हारी फ़ोटो खींच लूँ। तो मैंने कहा ऐसे? तो उसने कहा हाँ। तो मैं अपने ड्रेसिंग गाउन में थी और सुबह के कुछ 7 बजे थे। उसने मेरी फ़ोटो खींच ली और उसने कहा हफ्ते 10 दिन में कुमार शानी नाम के एक डायरेक्टर दिल्ली आएंगे, एक नाटक लेके आ रहे हैं। एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी जो हाल ही में गुजर गई, अलकनंदा सामंत, उनके साथ वो नाटक है और आप उनसे मिल लेना। ये डिप्लोमा फिल्म है, मैं एडिटर हूँ, मैंने एडिटिंग की स्टूडेंट थी, उनका फाइनल ईयर था। और उन्होंने कुमार शानी जैसे महारथी डायरेक्टर को, जो बहुत ही इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट आवागाज फिल्म डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने उनको निमंत्रित किया था कि आप आके मेरे लिए एक फिल्म डायरेक्ट कीजिए जिसमें मैं एडिट करूँगी। और ऐसा कुछ हुआ कि मुझे ये फिल्म मिल गई। तो मेरा फाइनल वाइवा जब हुआ, हमारा NSD में एक वाइवा वोसी होता है, आप लोग जानते हैं वाइवा वोसी क्या है? वो आपको फाइनल एग्जाम जो होता है वो सवाल जवाब, पूरी फैकल्टी बैठती है और आपसे सवाल जवाब करती है। तो वो मेरा वाइवा ख़त्म हुआ, मैं निकली बाहर और मुझे बताया गया कि एक नाटक हो रहा है और वो जो एक्ट्रेस है वो चाहती है कि कोई एक्ट्रेस ही उनका मेकअप करे, और वो अलकनंदा सामंत है और कोई डायरेक्टर है कुमार शानी जो डायरेक्ट कर रहे हैं। तो तुम्हें 500 रुपये मिलेंगे इस काम के, 2 दिन का है, और क्या तुम जाओगी ये काम करने? तो मैंने कहा हाँ। और ये बड़ी अजीब सी बात थी, देखिए ऊपर वाला कैसे जोड़ता है कि मुझे उनसे मिलना था। ऑलरेडी उनके जेब में मेरी फ़ोटो थी, लेकिन मुझे दोबारा उनके पास भेजा गया कि आप जाके उनके नाटक में मेकअप गर्ल का काम कीजिए मेन एक्ट्रेस के लिए, क्योंकि उनको एक्ट्रेस ही चाहिए कोई। तो मैं गई। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिनसे आप मिलने वाले हैं 1-2 दिन में। उनको भी ध्यान नहीं आया क्योंकि वो प्ले के टेंशन में थे। तो नाटक जब मैंने इसलिए ये लिया क्योंकि, और उन्हें नहीं बताया, क्योंकि मुझे एक मौका मिला कि इस डायरेक्टर जिसके साथ मैं पहली फिल्म करने वाली हूँ, और ये 1987 की बात है, उस समय टेलीविज़न इतना आया नहीं था, हम लोग आ चुका था और बुनियाद आ चुका था, उसके अलावा कुछ ज़्यादा था नहीं। तो मेरे लिए एक फिल्म मिलना उस समय, वो भी FTI 35mm, डिजिटल नहीं था उन दिनों, मीडियम 35mm था। मैंने आपका जो रॉ स्टॉक है वो सोने के बराबर होता है, 800 फीट होते हैं और वो ऐसे निकलते हैं और महंगा होता है, और उसमें रीटेक आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वजह से अगर रीटेक हो रहा है तो बहुत कीमती सामान ख़राब हो रहा है, प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का, सबका। तो मेरे लिए एक मौका था कि मैं इस डायरेक्टर जिसके साथ मैं काम करने वाली हूँ, इसको मैं दूसरी एक्ट्रेस के साथ काम करते हुए ऑब्जर्व करूँ। For everything we don't need background music. That's one of the rules of cinema. जब आप लोग फिल्म बनाते हैं, अगर आप फिल्म मेकर्स हैं इधर, तो थोड़ा एक्टर पे और अपनी काबिलियत पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए। हर फ्रेम में कुछ आवाज़ होना ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर आप मनी पॉल की फिल्में देखें, वो एक और आवाज़दार डायरेक्टर है जिनके साथ मैंने 3 फिल्में की हैं, तो अक्सर उनके फ्रेम्स में बैकग्राउंड के नाम पे एक आवाज़ नहीं होती है और लोग घबरा जाते हैं कि आवाज़ तो होनी चाहिए हर फ्रेम में, तो ज़रूरी नहीं है। एनीवे, तो मेरे लिए अच्छा ये 2 दिन का काम था, और उसी समय मैं यंग एक्ट्रेस थी, कुछ 24 साल की थी, तो मुझे बजाज स्कूटर की ऐड मिल गई। किसी ने कहा कि आप ऐड कीजिए, आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। अब सोचिए 1987 में 30,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है, खासतौर से हम लोगों के लिए जिनके पास और कोई आमदनी का वो नहीं था। तो मुझे 1 मिनट नहीं लगा, उन्होंने कहा कि उसके लिए फिर आप दिन भर शूट करेंगे, शाम को आप जाके मेकअप कर लेना। तो मुझे 1 सेकंड नहीं लगा, मैंने ऐड को रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, सॉरी।
और उसमें मुझे 1 सेकंड नहीं लगा ये डिसाइड करने में कि एक तरफ एक ऐड है 30,000 रुपये मिल रहे हैं उन दिनों, जो कि आज के टाइम में कम से कम इट वुड बी द इक्विवेलेंट ऑफ एटलीस्ट 10-12 lakhs इन टर्म्स ऑफ इट्स परचेज, बिकॉज आई वांटेड टू सी द डायरेक्टर वर्किंग। एंड जब मैंने इनकी ये फिल्म की तो मैं उनको ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुकी थी कि इनको क्या चाहिए, कैसे वो बोलते हैं। अगर वो बोलते हैं कि अपनी एक्ट्रेस से बोल रहे हैं कि तुम स्टेज पे चलो तो मुझे एक एलिप्सॉइड में मूवमेंट चाहिए, तो वो ऐसे घूम रही थी एक्ट्रेस, तो वो कहने लगे नहीं नहीं एलिप्सॉइड। तो उन्होंने कहा एलिप्सॉइड तो है, कहता नहीं ये हाफ सर्कल है। एलिप्सॉइड का मतलब है आप एक आधा सर्कल लेंगे लेकिन वो बड़ा प्यार धीरे धीरे जाके वो सर्कल कंप्लीट होता है। एक यूं होता है सर्कल और एक यूं होता है। तो मूवमेंट ऐसी बारीकियों पे वो बहुत ध्यान देते थे, उनको चाहिए था। और उससे आपका और जो स्टेज का जो रिश्ता बनता है वो बहुत अलग होता है। जैसे तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ थी उसमें। अच्छा, हम लोगों को ड्रामा स्कूल में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि एक इमोशन होता है, मोटिवेशन होता है, ये सब जब एक्टिंग करवाते हैं लोग मने सिखाते हैं। तो मैंने जब मुझे स्क्रिप्ट मिली तो मेरे होश उड़ गए, बिकॉज स्क्रिप्ट में वो कुछ नहीं था जो हमने 4 साल ड्रामा स्कूल में सीखा था। उसमें कोई ऐसी कहानी नहीं थी जिसकी दुम पकड़ के मैं पूरी स्क्रिप्ट में घूमती रहूँ। उसमें कोई ऐसा एक चौखट नहीं था जहाँ पे मैं पैर रख सकती थी, फिगरेटिवली स्पीकिंग, कि हाँ आप समझ में आ गया। आप जब फिल्म देखेंगे, अगर आप देखें कि उसको अगर स्क्रिप्ट मिली हो उसकी, तो आप कहाँ पे पैर रखें। लेकिन और मैंने फिर कुमार जी से पूछा, मैंने अच्छा वो FTI के लोग बड़ी हिकारत की नज़र से देखते थे हम ड्रामा स्कूल के ट्रेन्ड एक्टर्स को, कि ये लोग ना इनको बस मोटिवेशन, मुझे ये बताओ वो बताओ, इसका इमोशन क्या है, ये वो। तो उनको सिनेमा की समझ तो है नहीं, हर चीज़ में उनको सवाल जवाब चाहिए। तो मैंने सिर्फ एक सवाल किया था जिस पे बहुत हंसे थे लोग, और मैंने कुमार से पूछा था कि कुमार वो जो मेरा प्रेमी है ना दरिया के उस पार, जिसको स्क्रिप्ट में जिसका जिक्र हो रहा है, वो कौन है? मेरा प्रेमी दरिया के उस पार कौन है? तो सब लोग बैठे थे, सारे हम उम्र थे, अब 20-22 साल के लोग सब। तो कुमार ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराए, फिर उनके गाल पे एक गड्ढा हुआ, उनके डिम्पल्स पड़ते। फिर उन्होंने बड़े कायदे से कहा कि तुम्हारा जो प्रेमी है ना उस तरफ, वो एक काला हंस है। मैं कहा काला हंस? मैंने सोचा, और सारे लोग हंस दिए जोर से। तो मैं समझ गई कि डायरेक्टर मुझे बहुत टेढ़ा जवाब दे रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं अपनी छोटी, माने उस उम्र की जो आपकी जो अकल होती है जिसमें आप रोमांटिक गानों पे आपने सपने बना लिए हो, वो सब उनको नहीं चाहिए एक्टिंग में। ये जो पोएम है बहुत ही खूबसूरत है, और वो पोएम मुझे याद थी, और उस पोएम में एक अलग किस्म का एक सेंसुअसनेस है, एक प्रेम, एक हवस भी नहीं कहेंगे, एक प्रेम से भरा, एक माने लड़की को भी कुछ वैसा है। तो वो मुझे पोएम याद थी, तो अचानक मेरे दिमाग में ये शब्द आ गए पोएम के, और उसके बाद मुझे किसी एक प्रेमी के आकार की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये कोई आदमी होगा, ऐसा होगा। तो एक्टिंग में आपको कब कोई स्कल्पचर आपको प्रेरणा दे दे, कोई पोएम आपको प्रेरणा दे दे, कोई पेड़ आपको प्रेरणा दे दे, कोई पेंटिंग आपको प्रेरणा दे दे, एज एन एक्टर आपको इन सब चीज़ों के का ज्ञान होना बहुत बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एज ए वेरी यंग एक्ट्रेस मैं खो जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता ये फिल्म कैसे करूँ। तो ये फिल्म बनी। कुमार को मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने लीडर ऑन द स्वान मेरे दिमाग में चल रहा है। ये फिल्म एक छोटी सी फिल्म है, वो टिपिकल फिल्म नहीं है। उसमें एक औरत है जिसका जो शक्ति है उसकी वो ऐसी है कि वो साइंटिस्ट भी है, वो नदियों को समझ पाती है, उनका चलन, उनका उतार चढ़ाव सब उसके हाथों में है, लेकिन जहाँ दिल की बात होती है वहाँ वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो फिल्म कुछ ऐसी है। और सखी है उसकी, जो जिसके हाथों से वो संदेश भेजती है अपने प्रेमी को। तो ये है फिल्म। थोड़ी फिल्म मुश्किल लगी होगी क्योंकि ये थोड़ी सी वो नैरेटिव जो होता है ना, टिपिकल स्टोरी, लेकिन आई एम श्योर आपको समझ, आई मीन आपको छू गई। सो एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग, आई एम हियर फॉर यू।
आपको सुनना, आपको देखना, जिस तरीके से आप पर्दे पर उतरती हैं, जिस तरीके से आप उस कैरेक्टर के साथ न्याय करती हैं, वो चीज़ कि जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। तो मैम, हम अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जर्नी थोड़ी लंबी है, पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं जो चीज़ें शायद आपको अच्छी लगे, मेरा मतलब जिनसे आप जुड़ सके। जैसे कि अभी जो हमें लाए थे साथ में दिल्ली से, वो यहाँ मौजूद नहीं है शायद, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं बीए कर रहा हूँ और मैं थिएटर की तैयारी कर रहा हूँ, एनएसडी की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा क्या मतलब है एनएसडी की तैयारी करना? उसने कहा मैं कुछ नाटक वाटक देख रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं, वो तैयारी नहीं होती कि कुछ नाटक देख लिए, कुछ लिटरेचर थोड़ा बहुत पढ़ लिया। मैंने कहा नाटक एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका हर कला का वहाँ पे वहाँ पे इस्तेमाल होता है। जैसे पेंटिंग हो गई, मैंने कहा अगर आप डायरेक्टर भी बनना चाहते हैं तो आपको कॉम्पोजिशन की समझ होनी चाहिए, वो आपको पेंटिंग से मिलेगी, अच्छे पेंटर्स से। आपको स्पेस समझना ज़रूरी है। आप लिटरेचर, पोइट्री, रिदम, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, फार्मिंग सब समझिए। जैसे मैं किसी को अभी मैं आई एम सॉरी, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, लेकिन अभी जो इस फिल्म के पहले जो फिल्म थी उसने, आपने देखा वो लड़की कुकर चढ़ाती, कुकर जी। क्या देखा उसमें? रबर। रबर बहा है, साफ पता चलता है कि इन्होंने जिंदगी में कभी कुकर नहीं चढ़ाया। जी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती, जैसे जब हम छोटे थे तो पिताजी माताजी हमें नैनीताल ले जाते थे, हिल स्टेशन में घुमाते हैं ना बचपन में, तो वहाँ पे हमें बोटिंग सिखाई थी। तो बोटिंग आती है, बैडमिंटन आता है, और वो सिलबट्टे पे चटनी बनाना भी आता है। मुझे शौक था इन चीज़ों का, बल्कि मुझे घर के कामों का इतना शौक था कि सबको लगा कि सबसे पहले शादी इसी की होगी और ये बहुत अच्छी गृहिणी बनेगी, क्योंकि मुझे सब कुछ आता था 13 साल की उम्र में। चपाती बनाना, क्रोशे करना, निटिंग करना, चटनी पीसना, दाल बनाना, सब्जी बनाना। लेकिन और उन दिनों तो इंटरनेट वगैरह था नहीं, तो जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी 2-2 महीने की, तो मैं टेलरिंग क्लास ज्वाइन करती थी। मुझे नहीं मालूम था उस समय कि ये जो सब ये क्राफ्ट में आता है, क्राफ्ट में जी। और आज भी अगर मैं एक्ट्रेस हूँ तो मैं तुरंत कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को बोलती हूँ कि यहाँ पे डार्ट लगाइए, यहाँ पे थोड़ा सा उठाइए इसको, ये ताकि ये सिलवट चली जाए, क्योंकि हमने ये सब बचपन में बतौर शौक किया है जी। तो किसी भी कला में उतरने के लिए आपको शौक होना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी से, ज़िंदगी की रोज़मर्रा की चीज़ों से। चटनी बनाओ, झाड़ू लगाओ, उसमें कोई ख़राब नहीं है। कलाकार का मतलब ये नहीं कि आप कोई हूर है जो उतर के आएंगे कहीं से और भगवान आप में कुछ भर देगा और फिर आपके आसपास सितारे चमकेंगे, यू नो। कलाकार का मतलब होता है कि आप हर चीज़ में कुछ ढूंढ सकते हैं, आपको हर चीज़ में कुछ मिल जाता है, आप हर चीज़ से जुड़ सकते हैं। मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है, यू नो। तो कहने का मतलब ये है कि जर्नी वो है जिसमें आप जितना आप ज़मीन से जुड़ सके, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ सके, आपके आसपास की चीज़ों से जुड़ सके, ऑब्ज़र्व करें। मुझे आर्किटेक्चर का बहुत शौक है, मैं यूं ही किताबें पढ़ते रहती हूँ आर्किटेक्चर की। मैं चंडीगढ़ में बड़ी पली, तो मैं 17-18 साल की थी जब मुझे फोंटाना बुक्स की एक जो आर्किटेक्ट थे कॉर्बूजियर, उनकी किताब मिली, तो मैंने उनका पूरा पढ़ लिया कि उन्होंने मॉड्यूलर मैन से कैसे वो प्रोत्साहित थे, उस हिसाब से उन्होंने अपना आर्किटेक्चरल स्पेसेस डिज़ाइन किए। तो मुझे आर्किटेक्चर का बहुत शौक है, मुझे मुग़ल आर्किटेक्चर अच्छा लगता है, इंडियन आर्किटेक्चर, हर आर्किटेक्चर में। और मैं अगर किसी घर में घुसूँ ना जहाँ आर्किटेक्चर ख़राब हो, मैं नहीं रह पाती उसमें। मैंने जब मैं शुरू में बम्बई आई थी, तो मुझे अगर रेंट पे घर लेना होता था, तो मुझे उस आंगन, वो दरवाज़ा, वो बिल्डिंग कैसी है, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, मेरी ऊर्जा ख़राब हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि मुझे हर चीज़ में इंटरेस्ट था, और बाद में मुझे पता चला कि एज एन एक्ट्रेस ये सारी चीज़ें आपके लिए कितनी मायने रखती हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर की अगर आपको समझ है तो जब आप स्टेज पे चढ़ते हैं तो आप अपनी प्रेजेंस कैसे बनाते हैं। आप यहाँ देखते हैं तो आपकी जो नज़र है वो किस तरह से एक लाइन बनाती है। अगर मैं अचानक
यूं मुड़ के देखूं तो आप सब मुड़ के देखेंगे, क्या देख लिए? तो नज़र का जो खेल होता है, माने आप स्पेस में अपनी नज़र से, अपने जेस्चर से, अपने हट जाने से, देखने से आप लगातार आकार बनाते रहते हैं, यू नो। सो दिस इज आर्किटेक्चर, दिस इज ज्योमेट्री। मैंने सिलबट्टा पे जो चटनी जब मैं बना रही थी तो मेरे से डायलॉग में कोई झिझक नहीं थी, क्योंकि मुझे चटनी बनाना आता है, यू नो। तो एवरीथिंग फॉर एन आर्टिस्ट, एवरीथिंग इन लाइफ इज, रोज़मर्रा की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। रोज़मर्रा की चीज़ों से जुड़ना, उनको करना, वो ज़रूरी है, वो है, और उसमें मज़ा लेना वो एक अलग ही चीज़ है। आज भी मैं टाइपिंग करती हूँ बिना देखे, क्योंकि टाइपिंग की क्लासेस लगाई थी 10th क्लास के बाद, कुछ और करने को था नहीं, यू नो। सो यू नो, व्हेन आई लुक बैक, जब मैं मुड़ के देखती हूँ कि क्या क्या चीज़ें गई थी कला में। ट्रेनिंग तो आप बाद में लेते ही हैं, हर कला के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन उस ट्रेनिंग की मिट्टी है ऑलरेडी आपके पास या नहीं, वो तो आपको जीवन से ही मिलेगी। तो जो आपके जीवन में जो जिम्मेदारियां हैं और जो चीज़ें हैं, उनसे कभी मुंह मत पलटिए, क्योंकि नहीं तो जिंदगी आपसे मुंह पलट लेगी। और कला के लिए जीवन से और उसके हर पक्ष से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जहन में सवाल है कि छोटी सी कामयाबी मिलते ही सर पर चढ़ जाती है, और हम लोग खड़े होने में भी जो हमारे गर्दन में सरिया आने लगता है, इस तरह से अकड़। प्लीज़ हमें वो ब्लेसिंग्स दीजिए कि इस शिखर पर पहुंचकर आप आज भी इतने हम्बल हैं, आज भी इतनी आत्मीयता है। कैसे इंसान अपनी इस बुलंदियों पे पहुंच कर भी बरकरार रखता है अपने इस व्यवहार को, प्लीज़ ज़रूर हमें बताइए। एक्चुअली हम लोग बहुत लकी थे, जब हम बड़े हो रहे थे ना, कोई सोशल मीडिया नहीं था, ना ही सेलफोन था। तो हमको बहुत आराम से समय लगा कि हम कौन सा पौधा है, आप आम का पेड़ हैं या आप अंगूर की बेल हैं, आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, वो आपको बहुत फुर्सत में बड़े हुए हैं। तो अगर एक दिन हम गिटार बजा रहे थे, और अभी क्या है, अगर आप गिटार बजाएं 13 साल की उम्र में, तो आप उसके इतने सारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल देंगे, आपके 2000 फॉलोअर हो जाएंगे। तो परसों अगर आपका मन उतर गया गिटार बजाने से, और आपको लगा कि नहीं मुझे तो आज फुटबॉल खेलनी है, तो आप पे प्रेशर हो जाएगा कि ये मेरे 2000 फॉलोअर्स का मैं क्या करूँ, मैं गिटार बजाना कैसे छोड़ूँ, 2000 से तुम 2500 फॉलोअर हो गए मेरे। तो आप फॉलोअर्स में बंध जाएंगे, आप गिटार बजाना नहीं छोड़ पाएंगे, आप उस पर लगे रहेंगे हालांकि आपका मन उतर गया है, आप फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे। तो मैं एक्ट्रेस बनने के पहले सब कुछ बनना चाह रही थी, और एक दिन मुझे समझ में आया कि ये सब कुछ बनना ही मेरा एक्ट्रेस बनने का एक वो है, क्या बोलते हैं, जरिया नहीं, एक पहचान है। क्योंकि जब मैं 16 साल की थी, हम लोग एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे थे एक रात को, अब ये सब बाद में याद आता है। तो हम 5-6 लड़कियां बैठी थी, हिस्ट्री का एग्ज़ाम था, हम लोग पढ़ रहे थे BA फर्स्ट ईयर। तो हम सब, वो 3 बज जाते रात के, और विंटर माने जाड़ों का मौसम, तो रज़ाइयों में बैठे। तो हम सब ने कहा कि अच्छा, बीच में ना कुछ और बातें होने लगती, तो सब ने कहा कि अच्छा, अगर हम में से किसी को एक इच्छा, एक विश होती, एक तमन्ना होती जो हम भगवान हमें तुरंत दे दे, तो तुम्हारा क्या होगा। तो हर किसी ने कुछ बोला, पता नहीं क्या बोला, मुझे याद नहीं। मुझे याद है मैंने क्या बोला, मैंने अचानक बोला, मैंने कहा मैं ना 5 मिनट के लिए दुनिया में जितने लोग हैं, जितने जानवर हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, जितने पत्थर हैं, मैं हर किसी में घुसना चाहती हूँ, 5 मिनट के लिए वो बनना चाहती हूँ। कि ये क्या है, इसकी सोच क्या है, समझ क्या है, इसका होना क्या है, इसका मतलब क्या है, वो मैंने यूं ही कह दिया। लेकिन मुझे फिर भी 5-7 साल लगे ये जानने के लिए कि मैं एक्ट्रेस बनना ही चाहती हूँ और कुछ नहीं, यू नो। तो ये जो सोशल मीडिया का प्रेशर है, वो अक्सर आपकी पर्सनालिटी को बहुत जल्दी से तराशने की कोशिश करता है, और उसे एक आकार में बांधने का आप पे प्रेशर डाल देता है। तो सोशल मीडिया है, आप कहीं जा नहीं सकती, टेक्नोलॉजी है, तो उसको यूज़ कीजिए अच्छे लोगों को पहचानने में, कुछ नॉलेज एक्सचेंज करने में, लेकिन उसको, अपने अस्तित्व को उससे थोड़ा सा अलग रखिएगा, कि आपका अस्तित्व सोशल मीडिया ना हो।
तो आप बढ़ पाएंगे, आप वो पौधा बन जाएंगे जो आप हैं। नहीं तो अगर आप आम का पेड़ हैं और फैशन में है कि नहीं भैया आपको तो चीकू का पेड़ होना चाहिए क्योंकि चीकू का डिमांड है, उसको ज़्यादा माना जाता है, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं आम का पेड़ हूँ, मैं क्यों ये बन रहा हूँ, यू नो। तो ये पहचान अपनी हमेशा अलग ही रखिए। इसलिए सब जितने हमारे धर्म है ना, उनमें सब में, खासतौर से बौद्ध में तो कहा गया है कि ना तो किसी की निंदा से इन्फ्लुएंस होइए, ना किसी की प्रशंसा से। इन दोनों चीज़ों में आपको थोड़ा संयम रखना है। कोई आपकी बहुत तारीफ कर दे और आपको लगे कि हमेशा जब भी मैं मिलूँ मेरी तारीफ करे ये, तो फिर आप गए काम से। या किसी ने आपकी निंदा कर दी तो फिर निंदा का सोचिए कि हाँ शायद इसमें कुछ है क्या, और अगर आपको मिले कि हाँ कुछ है, ये ठीक करना है, तो कर लो। पर ये भी जान लो कि निंदा बहुत वजहों से होती है। शायद उस इंसान को आपसे कुछ जलन है या कुछ और है, या वो दुखी है, तो उसको लगा आपकी निंदा करने से उसको अच्छा लगेगा, तो उसको भी दिल से मत लगाओ। ना ही प्रशंसा को दिल से लगाओ, ना ही किसी की निंदा को दिल से लगाओ। उन दोनों को अपनी जगह रखो। जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो आपका एक ग्रुप होता है। जैसे हम कॉलेज में थे तो हम 5-7 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, 5-7 लड़कियां जिनका उठना बैठना बहुत एक साथ होता है। तो हम लोग 5-7 लड़कियां थी जिसमें से मैं जो थी, मुझे कढ़ाई बुनाई, चाय बनाना, चटनी पीसना ये सब आता था, दूसरों को नहीं आता था। तो हमारी जो माएँ थी, उनकी जो माएँ थी, वो कहती थी मीता से सीखो, कितना अच्छा खाना बनाती, कितना अच्छा चाय बनाती, कितने अच्छे। एक जाड़े में तो मैंने 7 स्वेटर बुने। हाँ, शौक था, लगे 17-16 साल की थी, 7 स्वेटर बुने मैंने। वो पैटर्न की बुक्स आती थी ना, तो थोड़ा बहुत टेनिस भी खेलती थी मस्ती में, तो क्रोशे का एक स्कार्फ बना दिया क्रोशिया से। तो क्रोशिया भी पसंद था, कढ़ाई बुनाई, शैडो वर्क, वो जो मलमल पे करते हैं ना शैडो वर्क, बंगाल में बहुत है मशहूर, वो पीछे से परछाई वाला काम होता है। हर तरह की एम्ब्रॉयडरी आती थी, कितने स्टिचेस ये। तो उनकी सबकी माएँ बोलती थी कि तुम मीता जैसी बनो, तुम लोगों की तो शादी नहीं होगी, इसकी सबसे पहले शादी होने वाली है। नहीं, मैं थिएटर में चली गई। मेरी ये सब कलाएं थिएटर के लिए थी। उन सब की शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, मुझे नाम भी नहीं याद रहते उनके बच्चों के। कहते आज मेरे इसके बच्चे का ये जन्मदिन है। मैं कहा कितना, कौन है, लड़का है लड़की है, क्योंकि 6-7 सहेलियों में आप किसके कौन से बच्चे हैं मुझे याद नहीं रहते थे। तो मेरी शादी नहीं हुई, पहले उन सब की हो गई जिनको कुछ नहीं आता था। पर ये माना जाता था कि मेरे को कढ़ाई बुनाई, खाना पीना, सफाई सब आती है और इतनी माहिर है और इतने मज़े में करती हूँ, तो ये तो बिल्कुल मैंने एकदम तैयार है शादी के लिए। पर मैं किसी और चीज़ के लिए तैयार हो रही थी एक्चुअली। नमस्कार मैम, एक चीज आपके लिए भी कहना चाहूँगा। वैसे तो हमारी बोलती बंद हो गया आपके सामने कि निंदा हमेशा जो है ना उच्च निंदा लोगों की होती है। अच्छा हाँ, ये भी होता है कि निंदा जो है उच्च निंदा लोगों की होती है, इसलिए मतलब निंदा करने के लिए भी मेरे ख्याल से मेहनत करवानी पड़ती है। हाँ, ये बात सही है। तो आप कुछ पूछना चाहें? लाइक हम सब मास कॉम के स्टूडेंट्स हैं जी। सो अगर किसी को एक्टिंग में जाना है, थिएटर करना है, फिल्मों में जाना, तो थोड़ा गाइड कर दो हमें भी, कैसे हम ऑल से आगे निकल के आए। मैं आपको अपनी जर्नी बता दूं, अगर आप उतना पेशेंस है आप में। मैंने MA इंग्लिश किया। हाँ, हालांकि मुझे तब समझ में आया कि मुझे एक्ट्रेस ही बनना है। जब मुझे समझ आया मुझे एक्टिंग करनी है, तो फिर मैंने क्या चुना, मैं सीधा मुंबई नहीं गई, ना ही मैं, और उन दिनों टेलीविज़न था भी नहीं। मैंने ये देखा कि इसकी पढ़ाई बेहतर कहाँ होगी, क्योंकि आप जिस चीज़ को अपने जीवन भर का डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं, उसमें उसकी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो मैंने 4 साल थिएटर की पढ़ाई की, जिसमें हमें योगा से लेके लाइटिंग, थिएटर आर्किटेक्चर, संस्कृत ड्रामा, लिटरेचर, पोइट्री, ट्रेडिशनल इंडियन ड्रामा, ग्रीक थिएटर, उसकी थ्योरी, प्रैक्टिस सब कुछ करना पड़ा। कारपेंट्री की क्लासेस होती थी, ये लाइट में कौन सा लेंसेज है, प्लेनो कॉन्वेक्स है या बेबी लेंस है या कौन सी फ्रेनल लेंस है, ये सब हमने पढ़ा, उसमें इम्तिहान दिए। हमारे यहाँ काम करने में हमारे जो टीचर थे, डायरेक्टर प्रोफेसर मोहन महर्षि, उन्होंने केरला से एक स्कल्प्टर बुला लिया। अब आप बोलेंगे स्कल्प्टर का क्या मतलब है एक्टिंग से, लेकिन हमको वो क्लासेस कराते थे। आप फॉर्म समझिए, आकार समझिए, हाथों से समझिए, और कारपेंट्री की क्लासेस होती थी। फिर अगर
कोई पहले पहुंच गया तो झाड़ू लगाओ। तो कहने का मतलब है कि वो 4 साल मैंने लगाए सिर्फ ट्रेनिंग में। और जब आप इतनी शिद्दत से किसी चीज़ में उतर आते हैं, मेरा एक कज़न है मुझसे 10 साल छोटा है, तो जब मुझे समझ में आया कि मुझे ये, मैंने किस्सा जो अभी बताया आपको कि मुझे एक ऐड मिल रही थी बजाज की जिसमें मुझे 30,000 रुपये मिले थे 1987 में, और इसके लिए मुझे 500 रुपये मिल रहे थे कि मैं एक मेकअप करूँगी एक एक्ट्रेस का, और जिस डायरेक्टर के साथ मुझे काम करना है उनको मुझे देखने को, समझने को मुझे मौका मिल रहा है उनको समझने का, तो मैंने वो चुना। आप क्या चुनते? हाँ, आप ऐड करते, तो फिर आपका जो चुनना है वो एक्टर का चुनना नहीं है, जो अंदर से बात आती है ना। आप ऐड चुनते हैं क्योंकि आपको लगता है मुझे तुरंत लोग देखेंगे, मुझे कुछ मिलेगा वहाँ से, लेकिन आपको अगर कुछ भी नहीं मिले और फिर भी आपको उस काम में मज़ा आता है, आप उस काम को फिर भी करेंगे, वो आपका रास्ता है। तो अगर आप मास कम्युनिकेशन में हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊँ, मेरे 2 साल में मैं फेमस हो जाऊँ, तो ये आपका रास्ता नहीं है। आप ऐसी चीज़ ढूंढिए जिसके लिए आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आप वो चीज़ कर रहे हैं। आपको प्रेम होना चाहिए उस चीज़ से, एक मोहब्बत जिसे कहते हैं ना, इश्क एकदम, माने उसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, आप उसे कीजिए। आपको करने में जो शांत रस मिलता है उसको करने में, आपको एक सेंस ऑफ अंदर से एक ऊर्जा आती है उसको करने में, आपको लगता है बस ये मैंने कर दिया तो इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, किसी चीज़ के मायने नहीं है, आपके अंदर का ईगो खत्म हो जाता है उस टाइम पे। अगर वो चीज़ आपको अभी तक अपने जो आप टटोल रहे हैं उसमें नहीं मिल रही है, तो फिर ये आपका रास्ता नहीं है, तो आप मास कॉम छोड़ दीजिए, कुछ और कीजिए। सच्ची कह रही हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम। इतने सारे आपने किरदार किए हैं, तो अभी भी कोई ऐसा ड्रीम किरदार तो होगा जो आप करना चाहती होंगी? नहीं, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे ये सब किरदार मिलेंगे। मुझे क्राफ्ट, एक्टर की क्राफ्ट और उसकी आर्ट से बहुत लगन है, उसको मैं टटोलती रहती थी इवन एज स्टूडेंट। बट मुझे बार बार अभी मिलेगा कुमार शानी के साथ, फिर सिद्धेश्वरी विच इज़ हुज अ ग्रेट ठुमरी सिंगर, उनके ऊपर फिल्म है मनी कौल जी के साथ, फिर गोविंद निलानी के साथ 3 फिल्में, मन के मंजीरे जो इनको बहुत पसंद है। मुझे कभी नहीं मालूम था कि मुझे क्या मिलेगा जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ड्रीम तो वो बना सकते हैं जो बाहर से कुछ बनाते हैं जी। कि आप एक आर्किटेक्ट है और आपको लगे कि मुझे ऐसा एक ब्रिज बनाना है जिसका स्पैन यहाँ से वहाँ हो और बिना पिलर्स के खड़ा हो सके, वो ऐसा कुछ। तो हम लोग तो जो रोल्स मुझे मिले हैं, मुझे लगता है वो ब्लेसिंग है, वो देन है। बिल्कुल उसके पीछे आप ना भाग सकते हैं, ना आपको पता भी नहीं होगा कि वो कहाँ से आने वाले हैं। सो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग एंड आई डोंट चेज एनीथिंग। ये भी आपकी एक अलग, आपकी पर्सनैलिटी का एक अलग नज़रिया हमें दिखा रहा है कि जो कि होना चाहिए। अक्सर हम सब लोगों का एक ड्रीम प्रोजेक्ट जैसे हम कह देते हैं कि या वहाँ पहुँचना है, तो आप हर किरदार को नहीं, मेरे बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट थे। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मैं एक एक्टिंग स्कूल खोलूँगी। फिर मेरे पास एक दिन मनीषा कोइराला कुछ लेसन्स लेने आई, तो मैंने उनको बताया कि पैसे इतने लगेंगे, तो उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने बड़े इस तरीके से वो पैसे छोड़ दिए। और उन दिनों में एक्टिंग का काम नहीं था मेरे पास, 5-7 साल पहले मैं थोड़ा सा, तो मुझे इतना बुरा लगा कि क्योंकि वो ना लगा अरे ये सब मैंने नहीं सोचा था इसके बारे में, अरे इतना आसान होता है एक्टिंग का। फिर मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग पढ़ाने का इतना अंदर से जो निकलती है बात जो आप देना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए उस पर दाम क्यों लगाऊं। मेरा ड्रीम था कि मैं अपना एक्टिंग इंस्टीट्यूट शुरू करूँगी, लेकिन ऊपर वाला नहीं चाहता है वो जी। मेरा ड्रीम था कि रिमांड होम, जिसके लिए मैंने बहुत काम किया था, मैं एक लाइब्रेरी खोलना चाहती थी बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए सब कुछ था। इट वाज अ ग्रेट प्रोजेक्ट बट इट नेवर मटीरियलाइज। सो देन यू रियलाइज दैट इवन इफ इट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट विद ग्रेट इंटेंशंस, उसमें आपकी एक सेल्फलेसनेस है, उसमें आपका कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका जो रास्ता है उससे आप भटक रहे हैं, तो ऊपर वाला आपका हाथ पकड़ के वापस ला रहा है। तो जो चीज़ें नहीं होती ना आपके लिए, आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ़ों की तरह लगे रहो कि मुझे एक्टर बनना है और आप 15 साल तक हनुमान मंदिर के सामने लमलेट हो रहे हैं, ये नहीं है।
एक्टर बनना है तो फिर वो करो कि मोहब्बत हो रही है और उस चीज़ को पढ़ो लिखो। मैंने 4 साल किया, सब कुछ छोड़ने के मुझे लिए। शॉर्टकट नहीं आता। जी जी जी। मुझे शॉर्टकट नहीं समझ में आता है। और ये जो एक अंग्रेजी का शब्द है सिन, SIN, पाप, अगर उसकी इटिमोलॉजी में जाए ना, माने वो शब्द का मतलब असली क्या है, तो सिन का मतलब है तीर निशाने से हट गया तो वो पाप हो गया। Sin means off the mark. So if this is your mark and this is your life pattern and you're supposed to go there but you started going there, then that is a sin. So you have to know who you are, what you are meant to do. कौन है आप, मैं कौन हूँ, अंदर से मेरे क्या है और मुझे कौन सी दिशा में जाना है। कल वो दिशा शायद उस पर लोग पैसे ना निछावर करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दें वो रास्ता। और एक मैम जैसे ये तो वही होता है कि आपकी पत्नी बूढ़ी हो गई तो आपको लगा दूसरी शादी कर लो, ऐसे थोड़ा होता है जी। आप भी तो बूढ़े हो, तो इस बुढ़ापे में जो सुंदरता होनी चाहिए एक रिश्ते की, भाई वो क्या बात है, माने इतनी गहरी जड़ें जा रही, 50 साल एक साथ लोग हैं, है ना। अब मैम एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि एक औरत होने के नाते अक्सर हम देखते हैं कि एक शो पीस के तौर पे मूवीज़ में लेडीज़ मतलब वुमेन ओरिएंटेड, जैसे कि थप्पड़ आई, वो बहुत अच्छी मूवी है, तो मुझे नहीं अच्छी लगी। मैंने थप्पड़ पड़ गया तो मुंह ही ऐसा रह गया शुरू से आखिर तक फिल्म में। और उसमें मैं बताऊं क्यों नहीं मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जो पति पत्नी का रिश्ता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ वो जानते हैं। तो आपने समाज को बता दिया कि एक थप्पड़ पड़ेगा छोड़ दो, ऑफ कोर्स थप्पड़ नहीं खाना चाहिए, लेकिन एज एन एक्टर मेरा काम है कि मैं अंदर की जो रूह है ना उसकी पूरी तस्वीर बाहर निकालूं जी। तो अक्सर औरतें जिनको पतियों से माने जिनको डोमेस्टिक वायलेंस जिसे कहते हैं, जिनको मारा पीटा जाता है, उनके लिए इतना आसान नहीं होता है। अब आपने फिल्म में बहुत आसान कर दिया तो आपने उस औरत को और कमज़ोर कर दिया, बिल्कुल, कि मेरे अंदर शायद शक्ति नहीं है, कि मुझे इतनी मार पड़ी है मैं आज तक नहीं जा पाई। आपको दिखाना चाहिए कि थप्पड़ पड़ा तो एक कंडीशनिंग होती है। समाज, बतौर समाज हम लोग एक तरह से हमको कंडीशन किया जाता है कि ये चीज़ जाने दो। अब उस कंडीशनिंग को अगर उसके हम उधेड़ते तो शुरू में लगा कि अच्छा लगा नहीं ये गलत है, लेकिन 2-4 दिन 5 दिन 6 महीना आपने कोशिश की लेकिन फिर भी अंदर से मन नहीं माना। अब ये फिल्म में कैसे दिखाते अच्छा रहता कि मन नहीं मान रहा है, थप्पड़ पड़ा है सबके सामने, मन नहीं मान रहा है, बहुत कोशिश की लेकिन मन नहीं मान रहा है कि इस शादी में मैं रहूं तो मज़ा आता जी। तो बहुत सारी औरतों को प्रेरणा मिलती कि जो गलत होता है वो तुरंत नहीं कि आपको यहाँ थप्पड़ पड़ा तो आप वहाँ कूद गए। जी, मेरा यही कहना था कि वो पिक्चर बेशक एक मैसेज लेके आई, वो इतना चलो ठीक है उसका एक अलग उन्होंने जो भी किया, लेकिन जो सशक्त औरतों के किरदार निभाने चाहिए, जो पूरी वुमेन हमारे उनको मोटिवेट कर सके और उन्हें आगे प्रेरित करते रहें कि वो कुछ करें और उनके अंदर एक अपने आप में एक सशक्ता आए, इस तरह के किरदार क्यों नहीं बॉलीवुड में औरत के लिए गढ़े जाते? देखिए, बॉलीवुड जो फिल्में बनाती है वो एक बिजनेस है। आप क्यों सोचते, शिक्षा का काम है आपको जागरूक करना, शिक्षा का काम है कि आपको ये समझ दी जाए कि बॉलीवुड में आप जो देख रहे हैं उसको आप कितने उसकी क्षमता क्या है, उसकी औकात क्या है और उसका आकार क्या है। शिक्षा ही में डावाडोल हो गए हैं। बॉलीवुड तो बहुत दूर की बात है, मैंने स्लोगन बनाती है बॉलीवुड मोस्टली, तो फिर वो उसका काम है, उसको पैसे बनाना है। आप क्यों सोच रहे हैं कि वो आपके बारे में चिंता कर रहे हैं कि आपकी निजी जिंदगी में क्या हो रहा है? उसको चाहिए कि आप टिकट खरीदे, प्रोड्यूसर का पैसा बने, तो वो एक बिजनेस है, जैसे हर बिजनेस होता है, उनको बेचना है। तो आप क्यों चाह रहे हैं कि आप अपना जीवन उस पर आधारित कर दें? इससे अच्छा है आप बॉलीवुड की फिल्म देखिए, लेकिन आप प्रेमचंद पढ़िए। कितने बच्चे हैं जो प्रेमचंद पढ़ते हैं, कितने कश्मीरी लोग हैं जिन्होंने
या हमारे जो महान कवि हैं मुक्ति बोध या इन सब के बारे में चिंतन मनन किया हो या स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। आप अपने कल्चर से जुड़िए, दादा दादी के बाद बहुत कहानियाँ कमाल की होती हैं, बुजुर्गों से सीखिए। तो वो जो चीज़ें थी ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जीवन से मिलेंगी। और शिक्षा का मतलब यही था कि आपके जो अंदर जो क्षमता है, एक तो पहचान दे कि आप कौन सा पौधा है, उसके बाद आपको क्षमता दे उस चीज़ को पकड़ के चलने की। तो वो काम शिक्षित का है। लेकिन इस देश में शिक्षित को सबसे कम पैसा मिलता है, ज़्यादा औकात नहीं होती है, और हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ आप गूगल ऐसे ही पढ़ लो। ये इट्स बेटर कि आप लोग अभी अगली जो जनरेशन है उसको, मैं तो कहती हूँ संस्कृत पढ़ाओ। अगर आपका बच्चा इतना है ना, संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दो। वो इतना मैथमेटिकल साइंटिफिक लैंग्वेज है कि आगे चल के वो बच्चा अपने आप बहुत कुछ पढ़ लेगा ऑन देयर ओन। सो आवर एजुकेशन सिस्टम हैज गॉन फॉर अ टॉस। सो बॉलीवुड इज एंटरटेनमेंट बिजनेस, लेकिन अगर आपके अंदर वो डेवलप नहीं है कॉन्शियसनेस कि आप डिस्क्रिमिनेट, माने जिसे खरा खोटा की समझ रखने वाली समझ होनी चाहिए, तो आपके अंदर वो नहीं है, तो फिर तो आपको बॉलीवुड या कोई भी कुछ भी पिला के चला जाएगा। बहुत शुक्रिया। जैसे अभी आपने कहा कि आप छोटे बच्चों को संस्कृत पढ़ाइए, तो वो एक मैथमेटिकल साइंटिफिक लैंग्वेज है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोई एग्जांपल देके बता पाएँ, क्योंकि मैं संस्कृत टीचर हूँ। तो आपको तो मैं आपको क्या एग्जांपल दूं? नहीं, आपका जो सोचने का तरीका है, जो आपने जिंदगी की हमें बातें बताई, अपने अनुभव बताए, तो शायद आप कुछ नया मुझे दृष्टिकोण दे पाए प्लीज। देखिए, जो संस्कृत एक तो जहाँ तक मेरी थोड़ी बहुत समझ है, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो कोड वर्ड्स में चलती है। माने उसके अलग अलग शब्दों का एक ही शब्द का अलग तरीके से जुड़ने में तो मतलब ही बदल जाता है। और जितने हमारे जो महान टेक्स्ट हैं जो पूरी दुनिया आज पढ़ रही है, जैसे आयुर्वेद, योग, मैथमेटिक्स, आयुर्वेद, मेडिसिन, योगा, मैथमेटिक्स, एस्थेटिक्स, भरतनाट्य शास्त्र, जिन पे जर्मनी, इधर उधर इटली में संस्कृत की क्लासेस भर गई हैं, वो लोग यूरोप में हमारे जो टेक्स्ट हैं उनको संस्कृत भाषा में पढ़ा जा रहा है। अगर आपको संस्कृत आती है तो आप योगा समझ जाएंगे, आप मैथमेटिक्स समझ जाएंगे, आप एस्थेटिक्स समझ जाएंगे, आप आर्किटेक्चर समझ जाएंगे, आप वास्तु समझ जाएंगे। और संस्कृत भाषा ऐसी कमाल की भाषा है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं और आपकी काबिलियत इतनी है कि आप इस लेवल के डॉक्टर होंगे, तो जो श्लोक होते हैं संस्कृत में, जितना आप वो श्लोक समझ पाएंगे ना, उसी लेवल के आप डॉक्टर रहेंगे। उससे आगे आओ, वो भाषा आपको बढ़ने नहीं देगी। तो सोचिए कितने कमाल के डॉक्टर होंगे। जिस डॉक्टर को इधर तक श्लोक का समझ में आ गया, जो मेडिसिन का है, वो उस लेवल का डॉक्टर अच्छा खासा रहेगा। जो और समझता है वो ऊपर के लेवल का डॉक्टर होगा, क्योंकि उसकी क्षमता है उस लेवल का डॉक्टर होने की। वेस्टर्न मेडिसिन में क्या होता है, आपने 7 साल का कोर्स कर लिया तो आपको एक डिग्री मिल गई, भले ही आप में वो क्षमता है या नहीं है, क्योंकि भाषा आसान है। उस भाषा ने आपको सब कुछ समझा दिया है, आप में वो क्षमता है या नहीं है। जबकि जो संस्कृत भाषा है, उसको समझने के लिए इंसान को उतरना पड़ता है गहराई में, तो आपकी नॉलेज गहरी होती जाएगी, आप खुद समझ लेंगे, और जितनी आपकी समझ है उतना ही समझेंगे, उसके आगे आप नहीं जा पाएंगे। तो मीडियोक्रिटी खत्म हो जाएगी ना। ये जो घटियापना होता है, माने बीच का जो रास्ता निकाल लेते हैं लोग कि मेरी तो MBBS की डिग्री है लेकिन है डॉक्टर ऐसे ही कुछ भी, यू नो। तो ये जो बीच की जो एक मीडियोक्रिटी, उसका हिंदी का शब्द है मीडियोक्रिटी, हाँ, जो मध्य का जो चलता है आदान प्रदान, वो खत्म हो जाएगा। एक स्तर बढ़ता है पूरी सोसाइटी का। जैसे हम लोग मैं अगर आज भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पढ़ना चाहूँ तो मुझे उसका अंग्रेजी पढ़ना होता है। काश अगर संस्कृत होती तो क्या अलग मायने निकलते, क्या पता, यू नो।
नॉलेज पावर क्या है, नॉलेज इज पावर। इसीलिए पॉलिटिशियंस बहुत डरते हैं नॉलेज से, कला से डरते हैं, क्योंकि जब आपके हाथ में नॉलेज हो हर चीज़ की, आप 4 श्लोक सुना देंगे किसी को, तो वो दूसरा आप पे कैसे आप पे काबू पा पाएगा। इसलिए ज़्यादातर जो लोग सत्ता में लोगों के ऊपर राज करना चाहते हैं, उनको नहीं कला और कलाकार को जितना सीमित रख सके वो लोग कोशिश करते हैं। ये हर दुनिया के हर कोने में ऐसे होता है कि मीता जी मैं आपसे बात करनी। मैंने कहा भैया 6 बजे का समय, ये तो मेरा अपना समय होता है, मुझे अभी नहीं किसी से बात करनी। नहीं मेरी बेटी आपकी इंडस्ट्री में गई है तो मैं उसके लिए बहुत घबराई हुई हूँ। मैंने कहा क्यों? कहते आप जानते हैं आपकी इंडस्ट्री कैसी है? मैंने कहा नहीं मैं नहीं जानती। नहीं ऊपर पहुँचने के लिए तो क्या क्या करना पड़ता है? तो मैंने कहा मैं ऊपर पहुँची हूँ आपके हिसाब से? कहती हाँ। तो मैंने कहा आप तो मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मैंने कहा आप, कहती कि नहीं ये शोषण हो सकता है। मैंने कहा आपने अपनी बेटी को ना कहना नहीं सिखाया। आपका शोषण कोई नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहते। और आप सोचे कि मुझे शोषण कर रहा, कि मुझे उसके बदले में कुछ मिल जाएगा, तो वो बहुत ही खराब किस्म का एक्सचेंज है। आप उस पर थोड़ा, आप एक तो ट्रेनिंग कीजिए, पहले नॉलेज लीजिए। आप अगर बिना नॉलेज की भी मुंह उठा के चल जाएंगे, मैं खूबसूरत हूँ, मैं 24 साल की हूँ या 17 साल की हूँ, अब मुझे रोल दो, ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। वहाँ तो आप शोषण को इनवाइट कर रहे हो। ये अब मेरे पास शब्द नहीं है, उस समय तो बहुत बोली, लेकिन इस सम्मान ने मुझे एकदम, मैं क्या बताऊँ, शब्द ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी जिस दिन मैं फाइनल एनिवर्सरी में थी जब स्मिता पाटिल जी गुजर गई, और एक फिल्म है कस्बा जो कुमार शानू के साथ मैंने की, वो रोल दरअसल कुमार शानू जी स्मिता पाटिल जी से करवाना चाह रहे थे, फिर वो नहीं रही और मैंने उस रोल को किया। तो जी शुरू में जब 90 में से ये अगली स्मिता पाटिल है, सो ये बहुत सारी वजूहत से मेरे लिए ये एक बहुत स्पेशल मोमेंट है और मेरे पास अब शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच। मैम आपको चित्र की पावन धरा पर है, और इस पावन धरा से हम आपको यथार्थ गीता, जिसे तर्कशील पहली ऐसी किताब जिसे सीख कर हम समझ कर पढ़ कर आगे बढ़ते हैं। हमारे मैनेजर ने प्रोग्राम से